चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। तेज प्रताप और विवादों का एक दूसरे से बहुत ही नजदीकी रिश्ता रहा है। रांची में पिता लालू प्रसाद से मिलने पहुंचे तेज प्रताप पर रांची में मामला दर्ज किया गया। उन पर लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगा है। नियमों की अनदेखी कर रांची से पटना लौटने पर उनके खिलाफ ये चुटिया थाने में मामला दर्ज हो गया। दरअसल झारखंड आने और जाने, वो भी 72 घंटे के भीतर, एग्जम्पशन नहीं मिलने की वजह से उन पर यह मामला दर्ज किया गया है। तेज प्रताप रांची के जिस होटल में रुके थे, उस होटल के मालिक और संचालक पर भी मामला दर्ज किया गया। कोरोना के दौरान सभी होटल बंद हैं, उसके बाद भी तेज प्रताप के लिए खास तौर पर होटल कैपिटल रेजिडेंसी को खोला गया। सभी व्यवस्थाएं मुहैया कराई गई और इसे कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन मानते हुए केस दर्ज किया गया था। ये है कि 72 घंटे के अंदर जो भी बाई एयर या आते हैं और बाई एयर जाते हैं, वो अगर वो 72 घंटे के अंदर लौट रहे हैं तो उनको एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और अगर वो एग्जाम्पशन उनको ग्रांट होता है तब वो क्वारंटाइन से फ्री होते हैं। तो ऐसा ही केस आया है जिसमें हम लोग छानबीन कर रहे हैं, और अगर ये एग्जाम्पशन नहीं ग्रांट हुआ है या इसका उल्लंघन हुआ है तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर तेज प्रताप की मुश्किलें अब बढ़ चली हैं। पहले होटल संचालक और मैनेजर, उसके बाद तेज प्रताप पर भी मामले में एफआईआर दर्ज हो चुका है। पूरा मामला जो है वो लॉकडाउन उल्लंघन से रिलेटेड है और मामले में नगर सीओ द्वारा चुटिया थाने में आवेदन दिया गया, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है वो दर्ज किया जा चुका है, एफआईआर। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि धारा 188, 269 और 270 के तहत ये पूरा मामला दर्ज हुआ है, जिसमें लॉकडाउन उल्लंघन का आरोप तेज प्रताप यादव पर लगा है। बहरहाल इस आरोप के बाद तेज प्रताप की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। कैमरामैन शहनवाज के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात यहां समझने वाली यह है कि तेज प्रताप पर रांची में दर्ज एफआईआर क्या झारखंड सरकार का आइवॉश है। तेज प्रताप जेल प्रशासन की अनुमति से लालू से मिले। तेज प्रताप ने रांची जाने की खबर एक दिन पहले ही दी थी। रांची पहुंचने से पहले उनके लिए होटल बुक हो गया था। बुधवार रात तेज प्रताप होटल में रहे, गुरुवार को मिले और आज तेज प्रताप के लौटने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है। तो यह है पूरी कहानी। और इधर जेल से बाहर आने का लालू प्रसाद का इंतजार बढ़ता दिख रहा है। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 11 सितंबर तक के लिए टल गई है। चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े मामले में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी। झारखंड हाईकोर्ट में मामले की आंशिक सुनवाई हुई और इस दौरान वकील के बीमार होने का हवाला देते हुए सीबीआई ने समय की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 11 सितंबर तय की है। 11 सितंबर को डेट रहेगा फाइनल सुनवाने के लिए। हम लोग को ग्राउंड में हम लोग का तो अभी बहस ही नहीं हुआ, उस टाइम समय ले लिए इसलिए बहस नहीं हुई कि इसमें आधा सेंटेंस को कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए अदर एपेलेंट्स को जैसे बेल ग्रांट किया गया था, हमें भी बेल ग्रांट किया गया। ये कहाँ का मामला है? ये चाईबासा कोषागार से मामला। हाँ, एक और केस है तो उसमें 7 साल की सजा है, तो उसका अक्टूबर में आधा सेंटेंस होगा तो नवंबर में हम लोग फाइल करेंगे। और अब बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर। बिहार चुनाव को कोरोना के कारण टालने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कहा कि कोरोना के कारण चुनाव को नहीं टाला जा सकता। निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की पूरी आजादी है। कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अभी चुनाव संबंधी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है और ऐसे में इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपको यह बताएं कि अविनाश ठाकुर नाम के शख्स ने इस पर याचिका दी थी, जिसमें मांग की गई कोरोना के कारण बिहार चुनाव को टाला जाए। आज पटना हाईकोर्ट में भी इससे संबंधित याचिका खारिज कर दी गई। के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बिहार में होने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसकी तारीख मुकर्रर ना किया जाए, यानी कि विधानसभा का जो चुनाव की तारीख है उसका फैसला ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए उसे साफ तौर पर उस याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो अभी तारीख ही मुकर्रर ना हुआ हो उसके बारे में अभी फैसला कैसे लिया जा सकता है, और अगर इस मामले पर आपको दिक्कत है तो आप इस मामले की शिकायत केंद्रीय चुनाव आयोग से करें। केंद्रीय चुनाव आयोग इस मामले में फैसला करेगा क्या अभी चुनाव कराना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस मामले पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का क्या मतलब है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज करते हुए साफ तौर पर कहा है कि बिहार में होने वाले जो चुनाव की जो तारीख है इस मामले में पहले केंद्रीय चुनाव आयोग है वो फैसला करेगा, और अगर उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तब इस मामले में कोर्ट पे सुनवाई हो सकती है। कहीं न कहीं इस मामले को देखते हुए बिहार में काफ़ी चर्चा शुरू हो गई है।
वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। तो समझने वाली बात यह है कि कुछ लोग क्यों चुनाव टालने वाली याचिका कोर्ट में डाल रहे हैं। विरोध करने वाले कोरोना और बाढ़ का हवाला दे रहे हैं। कुछ दल डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से घबराए हुए हैं। बीजेपी और जेडीयू प्रचार के लिए वर्चुअल रैली कर रहे हैं। विरोधियों को लगता है कि सत्ताधारी दल को फायदा होगा, वोटर डर से वोट डालने के लिए नहीं निकलेगा। चलिए, हालांकि निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और आयोग काफी दिनों से बिहार में चुनाव की तैयारी कर रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव में लोगों को सुरक्षा और उनके अधिकारों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी दल जुटे हैं और अपने कलपुर्जों को दुरुस्त कर रहे हैं। जेडीयू की नजर अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक पर है और इसको लेकर जेडीयू के दलित विधायकों की बैठक मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर हुई। इस दौरान नीतीश कुमार की 6 सितंबर को होने वाली वर्चुअल रैली की तैयारियों पर चर्चा हुई और साथ ही सरकार की रणनीति दलित समाज तक पहुंचने की योजना बनाई गई। 15 वर्षों में जितना काम किया है, बाकी राजनीतिक दल ने सिर्फ बात किया। माननीय नेता ने न सिर्फ काम किया बल्कि योजनाओं का निर्माण किया, बजट का प्रावधान किया, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हमें सबल बनाने का काम। कि दलित में पैदा ले लेने से कोई दलित का नेता नहीं हो जाता है। जिस समाज के लिए काम करता है उसका नेता होता है। जिस तरह से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने इतना बड़ा त्याग करके दलित समाज के जो सबसे अंतिम पायदान के लोग थे उनको मुख्यमंत्री बनाया, उसी तरह से जिस तरह से दलित समाज के लिए जो पंचायती राज होता है उसमें आरक्षण देकर के भिन्न भिन्न पदों पर जिस तरह से प्रतिष्ठित पद है उस पर दलित समाज के लोगों को बैठाने का काम किया। जब जब चुनाव आता है तब दलित के कुछ मुद्दे उठाकर और चुनाव का लाभ लेने का लोग प्रयास करते हैं, लेकिन बिहार के जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं वो काफ़ी सतर्क और सूझबूझ से काम लेते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं वो माननीय नीतीश कुमार जी को अपना नेता मानते हैं। रैली होने वाली है हमारे जदयू का, तो हम लोग को करना है कि रैली हमारा सक्सेस और जन जन तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बात को, उनके विचारों को लोग सुन सके। तो दलितों को लेकर जेडीयू की बेचैनी को जरा समझिए। जेडीयू को दलितों का मिलता रहा है समर्थन, इसके बाद आरजेडी लगातार दलितों का मुद्दा उठा रहा है। मुद्दों के आधार पर वोट बैंक में, मुद्दों का जो आधार वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश है और जेडीयू के लिए इस वोट बैंक को पाले में रखना एक चुनौती है। मांझी को पाले में लाना इस रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। तो यह बात रही। इधर उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए थे, लेकिन लग रहा है कि उनका यह दांव उल्टा पड़ रहा है। अब महागठबंधन के सीट बंटवारे में उपेंद्र कुशवाहा को ना आरजेडी भाव दे रहा है, ना ही कांग्रेस पूछ रही है। ऐसे में कुशवाहा बीच मझधार में फंसे हुए नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने अब तक एक बार भी कुशवाहा से बात नहीं की। लिहाजा उपेंद्र कुशवाहा अब लालू से गुहार लगा रहे हैं कि बातचीत आगे बढ़े। पूर्व में भी और बिहार प्रभारी माननीय शक्ति सिंह गोहिल साहब ने कह दिया था कि महागठबंधन के तमाम साथियों से हमारी बातचीत हो गई है और बेहतर तरीके से समन्वय बन रहा है। अभी वक्त है, समय आते आते देखिएगा सब ठीक हो जाए। आप देखे होंगे, हमको नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को बहुत दिक्कत है। वो हमारे महागठबंधन के एक पार्ट है और समय आने पे आप देखेंगे कि महागठबंधन बड़ी एकजुटता के साथ सबके सामने में आएगा। जब समय आएगा तब ना बात करेंगे। धैर्य उनको रखना चाहिए, सभी दलों को धैर्य रखना चाहिए। समय आने पर सब चीज़ मिल बैठ करके तय होगा। इतना बौखलाहट में नहीं रहना चाहिए। एनडीए में थे, उनका कितना सम्मान था, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री थे और महागठबंधन के भीतर उनको डेमोरलाइज किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। राजद और कांग्रेस के बीच उनको सैंडविच बनाकर, ना घर के रहे ना घाट के, ये मुहावरा पूरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी पर फिट बैठता है। तेजस्वी यादव ने उनका सीटों के तालमेल को लेकर फोन उठाना बंद कर दिया। सीट शेयरिंग में जो राजद के तेवर है उसके हिसाब से आरएलएसपी को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। तो कुशवाहा की परेशानी को भी जरा समझिए कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं हो रही। आरजेडी और कांग्रेस कुशवाहा को भाव नहीं दे रहे। एनडीए से अलग होने के बाद हर मोर्चे पर निराशा है और 2 जगहों से लोकसभा चुनाव लड़े, दोनों जगह से हार गए। शिक्षा में सुधार का उनका मुद्दा भी हवाई ही साबित रहा। इधर जन अधिकार पार्टी ने बिहार में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि 100 सीटों पर उनके उम्मीदवार तय हो गए हैं। पार्टी के 85% उम्मीदवार युवा हैं।
पिछड़े उस नेतृत्व पर मैं खड़ा हूं, लेकिन हमारी पार्टी लगभग 100 सीटों का चयन उम्मीदवारों को तैयारी करने के लिए इंटरनल कह दिया गया। 150 पर सर्वे में खड़ा होने की संभावनाओं को हमने तलाशा। जो बचे हैं उसमें हम किसी भी परिस्थितियों में जो मजबूत विकल्प की तलाश करेंगे। जब मजबूत विकल्प बिहार बचाने के लिए हमें मिलेगा जो 30 साल से अलग हो। वहीं पप्पू यादव के 150 सीट पर चुनाव लड़ने वाले बयान पर बीजेपी ने तंज कसा। पार्टी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि पप्पू यादव चुनाव से पहले इसी तरह की बातें करते हैं, जैसे ही पति पत्नी सेट हो जाते हैं वो सबको छोड़ देते हैं। आज तक के राजनीतिक कैरियर में पप्पू यादव जी ने अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं, पार्टी के संगठन के लोगों और समर्थकों को गोल गोल घुमा करके एन चुनाव के वक्त में अपने लिए और खुद भाभी जी के लिए मामला सेट करते हैं, डील करते हैं। और पूरे करियर में, राजनीतिक करियर में पप्पू जी ने आज तक एक भी अपने नेता कार्यकर्ता को विधायक और सांसद नहीं बनाया। इधर कोरोना महामारी के दौरान नीट जेईई परीक्षा को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। वहीं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आज भूख हड़ताल कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया, नीट और जेईई की परीक्षा को स्थगित करने की मांग की। और वहीं बेंगलुरु में भी विरोध की आग देखी गई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नीट और जेईई की परीक्षा को स्थगित करने और 6 महीनों के लिए सेमेस्टर फीस को माफ करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे। इधर विपक्ष सरकार को बदनाम करने की गहरी साजिश रच रहा है, लेकिन इस साजिश का खुलासा हो चुका है। कोरोना काल में नीट जेईई परीक्षा को लेकर छात्रों की परेशानी की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, लेकिन ये सारी तस्वीरें पुरानी हैं। एक छात्रा के नस काटने की तस्वीर वायरल की जा रही है, लेकिन ये तस्वीर 2016 की है। वहीं एक पोस्ट में पिता के कोरोना पॉजिटिव का एक छात्र जिक्र कर रहा है, मांग कर रहा है कि सरकार परीक्षा स्थगित करे, लेकिन कोरोना की रिपोर्ट की जो तस्वीरें हैं उसमें लाहौर का पता लिखा है। समझा जा सकता है कि साजिश रचकर सरकार को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तो सरकार को बदनाम करने के लिए प्रतिष्ठित न्यूज की वेबसाइट की खबरों के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 की खबर को फोटोशॉप पर बदलकर परोसा जा रहा है। इसके अलावा बाढ़ की पुरानी तस्वीरें भी दिखाकर छात्रों की परेशानी बताई जा रही है। बिहार के पटना की पुरानी तस्वीरों को शेयर किया जा रहा है कि बिहार में हाल अभी ऐसा है। पुरानी तस्वीरों के साथ सरकार पर सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन देख लीजिए कि ये सारी तस्वीरें पुरानी हैं और किस तरह उन्हें छात्रों की परेशानियों के साथ जोड़ा जा रहा है। कोरोना की बात करते हैं। झारखंड में कोरोना से होने वाली मौतों का जो आंकड़ा है वो अब 377 से भी ज्यादा हो गया है। हैरान करने वाली बात जो तस्वीर जो सामने आई है उसके मुताबिक कई मौतें अस्पताल के बाथरूम या फिर बरामदे में हुई। रिम्स के कोरोना सेंटर में कोरोना को मात देकर लौटे संदीप कुमार का कहना है कि कोरोना सेंटर में कई बार मरीजों में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और ऐसे में मरीज बाथरूम जाने पर चक्कर खाकर गिर जाते हैं, वहीं उनकी मौत भी हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना सबसे ज्यादा फेफड़े को इन्फेक्ट करता है, जिससे मरीजों के ब्रेन को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। अगर फेफड़े के साथ हृदय भी प्रभावित हो जाए तो स्थिति गंभीर हो जाती है। डॉक्टरों ने हिदायत दी है कि मरीजों को बाथरूम जाने से पहले 10 मिनट बेड पर बैठना चाहिए और फिर ठीक महसूस करने पर ही बाथरूम या फिर बरामदे पर जाना चाहिए। हम दौड़े दौड़े आए हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि नहीं वेंटिलेटर में डालना है। हम बोले क्यों? अभी आधा घंटा पहले हम बात किए हैं, वो सही थे, आखिर क्या हुआ? तो वो बोले कि बाथरूम में गिर गए थे मैडम। फिर एक लड़का से पूछे, बाबू सच बताओ क्या हुआ? तो पेशेंट ठीक था बिल्कुल, डॉक्टर 2 दिन में छुट्टी करने वाले थे। तो बोलता है कि मैडम गिर गए थे बेड से। उनको कुछ में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जैसे वे अपने बेड से कुछ दूर अधिक समय यदि एक्सपेंड करते हैं तो उसमें सांस लेने में उनको दिक्कत होती है और यही वजह है कि वे गिर जाते हैं और समय रहते उनको ऑक्सीजन नहीं दिया गया तो दिक्कतें जो है वो बढ़ती है। इस बीमारी में लंग्स को अफेक्ट किया जा रहा है तो आपका ऑक्सीजन रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम जा रहा है। इस कारण से आप बेड पर लेटे हुए हैं 2-3 घंटे, आप एक उठ के जाते हैं बाथरूम और आपका जो ऑक्सीजनेशन जाना चाहिए ब्रेन को नहीं मिलता, इसलिए आप गिरते हैं।
दूसरा जो एक लेटेस्ट अभी जानकारी प्राप्त हुई कि इसमें MI मतलब हार्ट अटैक भी बहुत हो रहा है। अस्पताल के बरामदे या फिर बाथरूम में कोरोना मरीजों की मौत क्यों हो रही है, ये समझना जरूरी है। कोरोना सबसे ज्यादा फेफड़े पर असर डालता है। मरीज का जो ब्रेन है वहां तक सही तरीके से खून नहीं पहुंच पाता। मरीज के झटके से बेड से उठकर बाहर जाना खतरनाक है और ऐसे में बाथरूम या फिर बरामदे में जाने से मौत हो सकती है। उठने के बाद मरीज बेड पर कम से कम 10 मिनट तक आराम करे। सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक लगे तो बाहर जाने के बारे में सोचे। बड़ी खबर आ रही है लातेहार से, जहां की नेतरहाट घाटी में बॉक्साइट लदी ट्रक 800 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस घटना में 5 लोगों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक हादसा नेतरहाट घाटी के लूती मोड़ के पास हुआ है। हादसे की सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस महकमा घटनास्थल पर पहुंचा और साथ ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। जानकारों के मुताबिक ट्रक बॉक्साइट लोड कर लोहरदगा जा रहा था। इसी दौरान लूती मोड़ के पास चालक के नियंत्रण खो देने के कारण ट्रक 800 फीट गहरी खाई में गिर गया। इससे मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिन्होंने दम तोड़ दिया। घरेलू विमान सेवा के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब उड़ान के दौरान यात्रियों को खाने के साथ सभी तरह की चाय, कॉफी, नॉन अल्कोहलिक पेय पदार्थ डिस्पोजेबल कैन, कंटेनर, बोतल और ग्लास में परोसा जाएगा। कोरोना की वजह से यह सुविधा फ्लाइट के अंदर बंद कर दी गई थी। इधर नियम में हुए बदलाव का हवाई जहाज में सफर करने वाले यात्रियों ने स्वागत किया है। कोरोना के कारण घरेलू विमानों में जो रिस्ट्रिक्शंस जारी थे उसमें थोड़ी सी ढील आज दी गई है। इसके तहत जो नियम में बदलाव किए गए हैं उसमें एयरलाइंस के अंदर में, यानी कि जब ट्रैवल यात्री करते रहेंगे तो उस समय में खाना भी अब परोसा जा सकेगा। इसके अलावे स्नैक्स या जो मील जो मिलते हैं विमानों के अंदर में तो वो मुहैया कराए जाएंगे, लेकिन कोरोना के प्रति एहतियात बरतते हुए। अच्छा मिलना अच्छा बात है, मिलना चाहिए, इसलिए अच्छी बात है। अच्छी बात है। आप कहाँ का सफ़र कर रहे हैं? हम कर्नाटक। तो ये मानना है यात्रियों का, और ख़ास करके जो ऐसे यात्री जो दूर दराज से आते थे और सीधे एयरपोर्ट पहुंच करके फ़्लाइट के अंदर में जाते थे और उनको कई घंटों तक सफ़र करनी होती थी, तो उस दौरान उन्हें खाने पीने के सामान नहीं मुहैया कराए जाते थे। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी राहत भरी ये खबर है। और जो एयरपोर्ट प्रशासन है या जो फ्लाइट के अंदर में जो मुहैया कराई जाती है सामान है, चाहे खाने पीने का सामान हो, तो वो चीज़ें अब मुहैया कराई जाएंगी। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।